बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो एड्रेस एक किया, नेशन से भी रिलीफ पैकेज का भी अनाउंस किया और एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो आवाम के लिए एक रिलीफ देने की कोशिश की गई और उनके रिलीफ देते ही जो है वो चीज़ें महंगाई की तरफ जाना शुरू हो गई। अच्छा, मैं उनकी जो है वो एक एड्रेस था वो सुन रहा था, तो उसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जो है वो तेल सस्ता है, इंडिया में या अगर आप ले लें बांग्लादेश में या अमेरिका के मुकाबले में भी पाकिस्तान में तेल सस्ता है। और उसका उन्होंने कन्वर्जन कुछ इस तरह किया कि वहाँ पे जो तेल का रेट है उसको पहले डॉलर में कन्वर्ट किया और डॉलर से पाक रुपीज़ में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से चीज़ों को इसी तरीके से साथ में उन्होंने महंगाई के हवाले से एक नया मुद्दा दिया। इससे पहले तो उनका ये कहना था कि जब डॉलर बढ़ता है तो महंगाई होती है। अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि चूँकि पूरे वर्ल्ड वाइड महंगाई हो रही है इसलिए पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है। तो अब ये सारी चीज़ें और सारी इस किस्म की बातें हैं तेल के हवाले से, जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें बयान की हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो सही तरीके से उनको ब्रीफ नहीं कर रहे, उनको चीज़ों की जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो नहीं बता रहे। तो मैं थोड़ा सा अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इंट्रो में अपने जो है ना वो कुछ चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम के गोशगुजार करना चाहूँगा। इंडिया का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुआ है पिछले एक साल में, हालांकि इंडिया बंद था। इसी तरीके से अगर आप बात करें चाइना की, तो चाइना का भी जो युआन है करेंसी वो भी पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले में इम्प्रूव कर रही है। अभी भी आप स्टेटिस्टिक्स को देख लीजिएगा तो आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव कर रही हैं। बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के मुकाबले में स्टेबल है और पाकिस्तान की करेंसी का आप अगर पिछले एक साल से लेके अब तक का हशर देख लें तो वो सब आपके सामने। तो इसलिए इस किस्म का कंपैरिजन के एप्पल विद ऑरेंजेस तो ये रियलिस्टिक नहीं होता। आपने अगर कंपेयर करना है तो एप्पल विद एप्पल करें, नॉट एप्पल विद ऑरेंजेस, वरना वही होगा कि अगर आप परचेज पावर पैरिटी को भूल जाएंगे, परचेज पावर पैरिटी को याद नहीं रखेंगे, तो फिर वही होगा कि एक ज़माने में आपको याद होगा कि 2 रुपए का एक सिक्का होता था और वो जब कॉपर की वैल्यू जो है वो सिक्के से बढ़ गई तो लोगों ने वो सिक्का जो वो पिघला पिघला के जो है वो बेचना शुरू कर दिया था। ये होता है परचेज पावर पैरिटी अगर चेंज हो जाए तो फिर गवर्नमेंट ने जो है वो फॉरेन एक्शन लिया और वो 2 रुपए के सिक्के जो कॉपर वाले थे वो बंद किए। उसकी वजह ये थी कि उस सिक्के की वैल्यू, उसकी जो एक्चुअल कीमत थी वो उस कॉपर की कीमत बढ़ गई थी और वो 2 रुपए से ज़्यादा लोगों को मिल रहे थे, तो लोग जो है वो उसको अनदर तरीके से जो है वो उसको बेचना शुरू कर रहे थे। साथ ही साथ में थोड़े से इकोनॉमी के फिगर्स जो है वो शेयर करना चाहूँगा ताकि जो है वो हमारे नाज़रीन को भी पता चले और जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम की भी नॉलेज में है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 4.7% जो है वो माशाल्लाह हो चुकी है और इसके ऊपर जो है वो आपकी खुसूसी तवज्जो की तलबगार है। इन्फ्लेशन जो है वो 10% तक पहुंच चुका है। कोर इन्फ्लेशन की बात करें या अगर कोर इन्फ्लेशन को चलें आप छोड़ें, फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 10.5 से 11% के दरमियान लाई कर रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो सबसे अलार्मिंग है, जिसकी वजह से जो मेरे अपना ज़ाती ख्याल है जो सबसे जो बुनियादी वजह है इस वक्त मुल्क में महंगाई की वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो 3.82 बिलियन के ऊपर पहुंच चुका है और पिछले महीने ये $4 बिलियन के ऊपर था। इसी तरीके से आपका करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो 3.4 बिलियन के ऊपर है, $3.4 बिलियन पर मंथ, यानी जो पिछला महीना गुजरा है। इसी तरीके से आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 421 बिलियन रुपीस की हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो 1090 बिलियन तक पहुंच चुकी हैं। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है रेमिटेंसेस के हवाले से, वो जो है वो 7.95 से बढ़ के 8.03 बिलियन के ऊपर पहुंची हैं। तो फ़ॉरेन जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो हमारे लिए हमेशा बेल आउट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन स्टिल हमारा ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना बढ़ चुका है कि शायद इससे अब गुजारा नहीं होगा। इसी तरीके से एक्सटर्नल डेट की अगर हम फिगर को चेक करें तो वो 123 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। 123 बिलियन डॉलर से मुराद ये है कि जिस वक्त इस गवर्नमेंट ने हुकूमत संभाली थी उस वक्त से ले के अब तक जो है वो 123 बिलियन टोटल जो है वो हमारा एक्सटर्नल डेट हो चुका है। और ये एक्सटर्नल डेट का फिगर पेमेंट लेस रिसीट्स है, यानी जो इन्होंने पे ऑफ किया है और जो लिया है तो उसके बाद का ये 123 बिलियन का फिगर है। ऐसा नहीं है कि कर्ज़ा देते रहे हैं तो इसलिए कर्ज़ा बढ़ा है। तो हम लोग एक डेट का जो ट्रैप है उसमें फंस चुके हैं।
تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی میری بڑی درخواست ہے کہ ان جو ایکچول چیزیں ہیں، جو ایکچول اکانومی کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ذرا کانسنٹریٹ کریں. اور اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر اگر کانسنٹریٹ نہیں کریں گے، اور یہ جو اس وقت جو کرنٹ پالیسیز چل رہی ہیں کہ ڈالر کو آپ نے فری فلوٹ چھوڑا ہوا ہے، اسی طرح پالیسی ریٹ آپ نے جو ایز کمپیئر ٹو ادر ہے وہ زیادہ رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کی کنٹرول نہیں ہوتی ہیں، ایکسپورٹ نہیں بڑھتی ہیں، آپ کی ایگریکلچر نہیں بڑھتی، ایگریکلچر کو سبسڈی دیں تاکہ آپ کے جو ہے وہ کسانوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو اور فوڈ انفلیشن میں کسی طریقے سے کمی آئے. تو اسی حوالے سے آج ہم اپنی تھوڑی سی گفتگو کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو آنے والا توانائی کا بحران ہے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع کیے ہیں. تو یہ آج کے ہم پروگرام میں شروع کریں گے. ہمیں جوائن کیا پروگرام میں قمر نوید صاحب نے، یہ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، بڑے پرومیننٹ رہنما، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی تھے. تو ان سے جو ہے وہ ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم ٹو دی شو قمر نوید صاحب. جی ویلکم. سر یہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو ہے نا، میں اکثر دیکھتا ہوں، اور یہاں کراچی کے عوام اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے نا بہت زیادہ اسپریڈ اور بکھری سی نظر آتی ہے، اور لیڈرشپ بھی جو ہے نا وہ کوئی پرومیننٹ لیڈر کی بھی اپیرنٹلی کمی نظر آتی ہے. اس کے اوپر سر کیا آپ کے رسپانس ہے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈر ہیں اور کنوینئر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہی ہمارے کنوینئر ہیں. باقی ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے جو رابطہ کمیٹی کہلاتی ہے. میں خود اس کا کیفے کنوینئر ہوں، اور بھی اس میں وسیم اختر کا بھائی ہیں، عامر خان بھائی ہیں، نسیم علی بھائی ہیں. پوری ٹیم ہے. کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. نہیں دیکھیں، وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کنور صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان سب کی اگر آپ دیکھیں نا ایک ہی جیسا لیول نظر آتا ہے. اور جو خالد بھائی ہیں وہ بڑے مطلب پرسکون دھیمے مزاج کے، اور مطلب کوئی ایک ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز اف یو سی، جیسے میاں نواز شریف ہو گئے، یا اگر آپ کریں زرداری صاحب یا بلاول بھٹو، دے آر ویری مچ پرومیننٹ، دیئر رول از ڈومینیٹنگ. تو یہ ایسی ڈومینیشن کیوں نظر نہیں آ رہی؟ بالکل. دیکھیں، جو ایم کیو ایم کا اپنا فنکشن ہے جی وہ اس کے مطابق جو ان کا رول ہونا چاہیے تنظیم میں، وہ ان کا بالکل رول موجود ہے. اور خود شریف آدمی ہیں، جینٹل مین آدمی ہیں، اور ایم کیو ایم پڑھے لکھے لوگوں کی شہری علاقوں کی تنظیم ہے. یہ کہ بات تو آہستہ سے کی جائے اور یا زور سے کی جائے، تو اصل میں وزن تو بات کا ہوتا ہے، آواز کا بالکل. یا زور کا نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی بات کو جہاں کرنا ہوتا ہے بہت ہی مبتری پڑھے لکھے انداز میں کر دیتے ہیں. ان کی ان کے ساتھ ایک باقاعدہ ٹیم ہے جس میں فضواری بھائی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. ہم تمام لوگ مشاورت کر کے فیصلے کرتے ہیں اور تمام کو ہیڈ کرتے ہیں خالد مقبول صدیقی بھائی. جی، یہ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے نا ایک مطلب ان کی معلومات میں ہم اضافہ کر رہے ہیں ایک قسم کا، کہ بالکل جو قمر بھائی نے آپ کو بتایا کہ لیڈرشپ کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، اور خالد مقبول صاحب کی قیادت میں ایم کیو ایم پاکستان بالکل متحد ہے اور پراپر طریقے سے فیصلے کر رہی ہے. سر، بلدیاتی انتخابات کی جو ہے وہ کیا تیاریاں ہیں آپ لوگوں کی؟ آپ کو پتہ ہے مارچ میں جو ہے نا ایکسپیکٹڈ ہے کہ بلدیاتی انتخابات بھی ہو جائیں گے. تو اس کی کوئی تیاریاں آپ نے شروع کر دی ہیں یا ابھی نہیں کی ہیں؟ انتخابات بلدیاتی ہوں یا جنرل الیکشن ہو، اس میں سب سے اہم جو رول ہوتا ہے، جو سب سے بڑی تیاری ہوتی ہے، وہ اپنے عوام سے، اپنے ووٹر سے رابطہ کی ہوتی ہے. تو ایم کیو ایم اپنے ووٹر سے اور اپنے سپورٹر سے رابطے میں ہے، اور ہم لوگ بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ بلدیاتی انتخابات ہوں یا جنرل الیکشن ہوں، ہم شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اور بات کامیابی برتری حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب آپ بھرپور طریقے سے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے؟ جی ہاں بالکل. جب الیکشن ہوگا ہم بھرپور حصہ لیں گے. اچھا قمر نوید صاحب، یہ ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے لاسٹ ٹائم بھی وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ میئر رہ چکے ہیں، اور اکثر وہ یہی رونا روتے رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں. تو جب اختیارات نہیں ہیں تو پھر آپ بلدیاتی انتخابات میں کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟
देखें, बाइकाट किसी मसले का हल नहीं होता। जो अच्छा। अख्तियारात हैं, बहरहाल इसीलिए एमक्यूएम ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हुई है। एक जो 18वीं तरमीम में एक आईनी तरमीम की गई थी, उसमें एक 140A भी था, जिसमें ये आइन में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियारात जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की और जो सूबाई हुकूमत है, इसने न सिर्फ अख्तियार नीचे उनको मुंतकिल नहीं किया, बल्कि नीचे जो बहुत सारे अख्तियारात थे वो भी उसने अपने पास रखे हुए हैं। इसलिए हमारे पास वाहिद ऑप्शन यही था कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें कि सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सप्लेन कर दे, ब्रीफ कर दे। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी पिटीशन 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। हम बार बार अर्जेंसी की एप्लीकेशन लगा चुके हैं, और जिसका नुकसान न सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की सिस्टम को बोल के कराची के लोगों को हो रहा है, हैदराबाद के लोगों को हो रहा है, इनके शहरी इलाकों के। और ये कराची है कि यहाँ के लोग पैसा देते हैं तो उससे पूरी पाकिस्तान की मईशत चलती है, उससे वफाक के तमाम इदारे और वफाकी हुकूमत चलती है, उससे पाकिस्तान या सिंध की हुकूमत चलती है। आपको शायद आपको जो आपका चैनल है पंजाब का, शायद आपको अंदाजा न हो या यकीनन होगा कि जो कमर्शियल गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसका 95% सिर्फ कराची से आता है। लेकिन ये कि यहाँ के लोगों को आपने देखा कि यहाँ पर तमाम कराची के लोग पीने के पानी के बिल तो देते हैं, लेकिन जो वो है अपना पानी जो है वो टैंकों से और इस तरह खरीद नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कंवर भाई, अगला सवाल भी मेरा आपसे यही था कि ये पीने का पानी हो गया, ग्रीन बस हो गई, और मुख्तलिफ जो मंसूबे ऐसे हैं कि जो कि साबका हुकूमत के दौर में आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके थे। मैं ग्रीन बस की आपको एग्जांपल दूंगा। ये आधे से ज़्यादा जो है वो पिछली गवर्नमेंट कंप्लीट छोड़ के गई थी, आज के दिन तक वो एक्टिव नहीं हो सकी। फेडरल गवर्नमेंट का आप हिस्सा हैं, ठीक है ना? तो फिर आप कराची के लिए आप लोगों की पार्टी क्या कर रही है, हमारे नाजरीन को भी बताएं, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो ना कि एमकेएम पाकिस्तान ने क्या कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। ये एमक्यूएम के ही तजवीज़ करदा मकसद थी, और हमने नवाज शरीफ साहब से जाके और उसके बाद जो खाकान अब्बासी साहब से जाके, मैं खुद इस डेलीगेशन का हिस्सा था, मैं खुद एमएनए था उस वक्त, तो हम लोग खुद जाकर मुलाकात करके आए थे। ये सारी हमने उन्हें तजावीज़ दी थी, उस पर ये शुरू किए गए थे। अब ये जो ग्रीन बस है ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, बसेस भी आ गई हैं, लेकिन ये तमाम भी चूँकि हमारे आइन के में दिए गए अख्तियारात के मुताबिक पानी का मसला हो या ट्रांसपोर्ट का मसला हो, ये सब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियाँ हैं, और कराची के लोग सफ़र इसी वजह से कर रहे हैं। सर, अगर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं तो फिर इस वक्त विफाकी हुकूमत जो है वो क्यों इसको कर रही है, क्यों इसको इनिशिएट कर रही है? उनके शहरी इलाकों में रहने वालों को सिंध का एक तरह से समझ लें कि सिंध का हिस्सा नहीं समझती। वो बस सिंध के अपना कराची के हैदराबाद के मसाइल को तो अपना समझती है, लेकिन यहाँ के मसाइल को अपना नहीं समझती। और इसीलिए हम बार बार पूरे पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के इदारों की तरफ, वफाकी हुकूमत की तरफ और अदालतों की तरफ देखते हैं, और लेकिन हमें कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। और कराची के लोग ये सोचते हैं कि हम तमाम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की भी लाखों जानों की कुर्बानी दी, फिर पाकिस्तान बचाने के लिए लाखों जानों की कुर्बानी दी। सर, ये सब चीज़ें तो हम मानते हैं सर, ये बिल्कुल एडमिट करते हैं सर, लेकिन यहाँ के लोगों के मसाइल
حل کرنے کے لیے کوئی اپنا کوئی مدد نہیں کرتا ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں بالکل ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو کراچی کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، جو کراچی کے لوگوں کا ریونیو میں حصہ ہے، یہ سب چیزیں ہر ایک مانتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی مانتی ہے، سندھ گورنمنٹ بھی مانتی ماننے ہے، سے سب میرے بھائی مانتے ہیں. مسئلہ نہیں ہو رہا ہے لیکن نا جی کہ جی. مان لیں جس کے پاس اختیارات ہیں ہوں. وہ ان کا اس میں اس لیے کہ دیکھیے یہ عوامی مسائل ہیں، یہ میں یا آپ اپنی جیب سے ادا نہیں کر سکتے ہیں. نہیں نہیں، میری بات پاکستان سنیں نا کراچی کے اپنا لوگ قمر دیکھیں، بھائی. آپ پنجاب میں ہیں، پنجاب میں جو تعمیر و ترقی ہو رہی ہے اس کا بھی 80%، 70% کراچی سے آتا ہے، ٹھیک لیکن ہے. کراچی میں نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو نا صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے جو بااختیار لوگ ہیں انہیں اقدام بھی کرنا ہے نا. تو نہیں تو لیکن سر کوئی آپ کو بھی تو اقدام نہیں مینڈیٹ کر دیا ہے نا، آپ کو بھی تو مینڈیٹ دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا آپ بھائی. حصہ میں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں آپ جو ہے آپ ایک چینل سے وابستہ ہیں نا، جی آپ کا ایک فنکشن ہے. اب DCN کو آپ اپنے گھر سے تو نہیں لے کر آئیں گے نا. مینڈیٹ دیکھیں جو وسائل ہوتے ہیں وہ حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، MNA یا MCA کے پاس مینڈیٹ تھوڑی ہوتے ہیں. سر آپ کی جماعت تو جماعت جو ہے وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کا یہی حصہ تو ہے یا گلا نہیں کرتے ہے؟ ہیں، ہم یہی تو گلا کرتے ہیں کہ دیکھیں کراچی کے لوگوں کے ساتھ اگر یہ متعصب صوبائی حکومت اگر ناانصافی کر رہی ہے، 95% پیسہ صوبائی حکومت کراچی سے کما رہی ہے، وہ کراچی میں نہیں لگا رہی ہے. وہ پیسے دبئی کے بینکوں میں جا رہے ہیں، وہ لندن کے بینکوں میں جا رہے ہیں، وہ کرپشن کے نظر ہو رہے ہیں، لیکن وہ نہیں لگ رہے ہیں. تو یہ عدالتیں، یہ بڑے بڑے ادارے، کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جسے ہم نے نہیں کھٹکھٹایا. چلے ٹھیک ہے، یہ سارے دروازے بھی آپ نے کھٹکھٹا لیے، تو پھر آپ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ کیوں ہے؟ صرف اس سوال کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیں. دیکھیں اب یہ تو اس لیے کہ ہم اگر اس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہ ہوں تو ہمارا ووٹر مزید سفر کرے گا نا. اچھا. ہمارے پاس دو ہی آپشن تھے، یا تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بناتے یا نون لیگ کے ساتھ بناتے. تو پیپلز پارٹی کے تو خود ہی کراچی حیدرآباد کے ساتھ دشمنی والا برتاؤ ہے. اب اس کے بعد رہ کے ہمارے پاس یہی، حالانکہ ہمیں جو PTI کی اپنا سے ہمیں بڑی، چونکہ جو الیکشن کے حوالے سے سب کچھ شکایتیں تھی، ہمیں بھی بڑی شکایتیں تھی کہ کراچی میں ہماری سیٹیں چوری کی گئی، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری لڑائی جھگڑے میں کراچی حیدرآباد یا سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ سفر کریں. اچھا سر یہ بتائیں، اب یہ ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ پارٹی ورکرز کو اور کراچی کے اور سندھ کے عوام کو جو ہے وہ کیوں ایکٹیو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے لیے جلسے وغیرہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے ساری قیادت جو ہے وہ پچھلے کوئی 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہی اس حوالے سے. دیکھیں جہاں پر بات کرنی چاہیے اور جو ہم اپنے پروگرام کرتے رہتے ہیں، ورکرز کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ تمام کا تمام ہم کر رہے ہیں. لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کسی جلسے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو اوپر وفاق کی حکومت بیٹھی ہے، یہ عدالتیں موجود ہیں، یہ بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، لیکن کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. تو مطلب یہ سارے یہ جو کام ہے یا وفاقی حکومت کا ہے یا صوبائی حکومت کا ہے یا عدالتوں کا ہے؟ تو ان کے علاوہ جو ہے وہ عوام کو ایکٹیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی لیڈرشپ کو بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کہنے کا یہ مطلب سمجھوں میں؟ دیکھیں بھائی میری بات آپ سنیں کہ MQM پورے پاکستان میں واحد جماعت ہے جی جی. کہ جب سے وہ قائم ہوئی ہے MQM نے پہلے الیکشن میں پارٹیسپیٹ 1987 میں لوکل باڈیز میں کیا، اس کے بعد 88 میں جنرل الیکشن میں کیا. جب سے مسلسل کامیاب ہو رہی ہے، اس مطلب ہے کہ جو ہمارا ووٹر ہے ہمیں اتنے طویل عرصے سے 40 سال سے ووٹ دے رہا ہے، اس ٹھیک ہے. لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کے ٹرو ترجمان ہیں، اور کافی مرتبہ طاقت کو استعمال کر کے اور یہ کوشش کی گئی کہ MQM کو مینڈیٹ نہ ملے. وہ سب آپ کے علم میں، اس لیے کہ آپ خود ٹھیک ہے. میڈیا سے وابستہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ووٹر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو سر پھر اگر ووٹر وغیرہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو پچھلے جتنے بھی ضمنی انتخابات کراچی میں ہوئے ہیں
ان میں ایم کیو ایم نے کوئی سیٹ وغیرہ کیوں نہیں جیتی سر؟ دیکھیں اس لیے کہ جو ہمارا وہ تھا ایک صرف الیکشن ایسا تھا کہ جس میں ایم کیو ایم کا ایک ایم پی اے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو ایم کیو ایم نے بڑی لمبی مارجن سے جیت لیا۔ باقی جن سیٹوں پہ الیکشن ہوئے ہیں وہ پہلے بھی کبھی ایم کیو ایم کی نہیں رہی ہیں، تو وہ جو ہماری سیٹیں تھیں وہ ہم جیتتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جیتیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے آپ فردر بھی کوئی تھوڑی سی پروگریس بھی کریں گے، صرف جو سیٹیں جیتتے آ رہے ہیں صرف انہی کو ہی اگر آپ دوبارہ جیت لیں تو یہی ٹارگٹ ہے آپ کا فی الحال؟ دیکھیں آپ چونکہ اصل میں وہی ایک بات کو بار بار کر رہے ہیں نا، اس اچھا لیے کہ دیکھیں جو الیکشن میں جو ایم کیو ایم کو اپنا جو 40 سال سے ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لے رہی ہے نا، تو الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو معلوم ہے کہ ٹھیک ہے۔ اسے کیا کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ بہتر سے بہتر کرے گی اور کر رہی ہے۔ اچھا سر، اس وقت کراچی میں جو ایکٹیولی اگر آپ دیکھیں تو جو چار جو بڑی پارٹیاں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں ایم کیو ایم پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے، پی ایس پی ہے، مسلم لیگ نون بھی تھوڑی بہت کہہ سکتے ہیں آپ ہے، تو ان میں کیا ایسی چیز ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں، ہمارے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ ایسی کون سی بات ایم کیو ایم پاکستان میں ہے جو دوسری پارٹیز میں نہیں ہے، تاکہ عوام جو ہے وہ آپ کی طرف آئیں نہ کہ دوسری پارٹیوں کی طرف دیکھیں، تو کیا چیز دیکھیں آپ کو کراچی کے منفرد ہے؟ لوگوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ بینک ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کے پاس کوئی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے۔ جماعت ٹھیک ہے۔ اسلامی کی ایک سیٹ ضرور ہے، باقی کسی کے پاس کوئی نمائندگی نہیں ہے، تو وہ اپنا ایم کیو ایم کا جو کراچی کا ووٹر ہے وہ گزشتہ 40 سال سے ایم کیو ایم کو ووٹ دے رہا ہے اور آئندہ بھی دے گا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ کی جو فی الحال جو ٹارگٹ آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے 40 سال سے یا 20-30 سال سے جو آپ کا ووٹر آپ کو ووٹ دے رہا ہے وہ آپ کو ہی ووٹ دے گا، ٹھیک ہے نا، یہی جی ہاں بات ہے نا سر؟ بالکل ہمیں ہی ووٹ دے گا، اس لیے کہ ہر برے وقت میں، تکلیف میں، پریشانی میں ایم کیو ایم ہی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آخری سوال ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز، پیپلز پارٹی بھی دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی طرف جا رہی ہے اور ایک بہت ہی مضبوط قسم کی جو ہے نا وہ حکمت عملی نظر آ رہی ہے فیوچر میں اپوزیشن کی طرف سے، خاص کر کے یہ مہنگائی کو لے کے، خاص کر کے یہ ڈالر کے ریٹس کو لے کے، تو کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم گورنمنٹ کے اتحادی ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم کا جو آئندہ فیصلہ ہے وہ عوام کی مسائل، عوام کی مشکلات کو دیکھ کر ہی ایم کیو ایم فیصلہ کرے گی، لیکن آج کے دن تک ہم ایم کیو ایم گورنمنٹ کے ساتھ، وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کے دن تک جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ تھے کنور نوید صاحب، بہت بہت شکریہ کنور نوید صاحب ہمارے پروگرام میں وقت دینے کا، تھینک یو ویری مچ سر۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب اکرم چیمہ صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ویلکم ٹو دا شو اکرم چیمہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر یہ سب سے پہلے تو بتائیں، یہ مہنگائی اتنی ساری ہو گئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ہے نا وہ میں نے اکانومی کے حوالے سے لاسٹ جو ان کا خطاب تھا وہ بھی سنا، اب اس میں انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بھی بڑی مثالیں دی کہ انڈیا میں جو ہے نا وہ پاکستان سے مہنگا ہے پیٹرول، بنگلہ دیش میں پاکستان میں سب سے سستا ہے، تو یہ وزیر اعظم کی جو اکانومی والی ٹیم ہے یہ ان کو کیوں مس گائیڈ کیوں کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ اکانومی کی کوئی ٹیم پرائم منسٹر صاحب کو مس گائیڈ کر رہی ہے،
जो हकायक हैं देखें उसको झुटला नहीं सकते आप। जो इस वक्त सारी दुनिया में पेंडेमिक के बाद की सूरत हाल है वो सबके सामने है कि इस वक्त क्या हालात हैं सारी दुनिया के अंदर, ठीक और है, हम दुनिया के साथ ही चलेंगे ठीक है, और दुनिया के साथ ही चलना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है दुनिया इस वक्त। ठीक है, तकरीबन हम देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी वो फूड आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, जिसमें आपकी पल्सेज हैं, जिसमें और दूसरे बहुत सारे ऐसे आइटम हैं कि जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा इसमें जो फैक्टर है महंगाई में, वो इस वक्त वो जो फ्रेट का है, वो जो माल आज से पहले मिसाल के तौर पे 100 रुपए में आता था वो आज 1000 रुपए में आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है महंगाई को बूस्ट करने में। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 माह के अंदर चीज़ें नीचे आना शुरू हो जाएगी। बस सर यही तो आपको मिसगाइड किया हुआ है ना कि आने वाले 2 से 3 माह में। इस वक्त मैं आपको अगर थोड़ा सा हकायक की तरफ, आप अमेरिका, जर्मनी और बरतानिया की बात कर रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त पिछले 30 साल का जो है ना वो रिकॉर्ड टूटा है इन्फ्लेशन का, महंगाई का। CPI वहाँ पे 6% है, और हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो CPI उनका 30 साल का रिकॉर्ड टूटने के बावजूद 6%, 6 पॉइंट समथिंग परसेंटेज पे है CPI, और हमारा जो है ना वो 12% से ऊपर जा रहे हैं। तो उसका और अमेरिका का और पाकिस्तान का क्या मवाजना हुआ? अब ये कह देना कि जी वहाँ पे भी महंगाई हो रही है इसलिए यहाँ भी हो रही है, तो आप मवाजना देखिए ना, उनका 30 साल रिकॉर्ड टूट रहा है 6% पे, और हमारा जो है ना 12% हुई है। तो ये क्या कंपैरिजन हुआ? देखें पाकिस्तान को आप अमेरिका से तो कंपेयर ना करें। सर हम नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। नहीं, तरक्की के हवाले की बात कर रहा हूँ, तरक्की के हवाले की बात कर रहा हूँ। वो एक तरक्की याफ्ता कौम है और हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं। हमारा अच्छा। और उनका मुआवजा नहीं हो सकता। और दूसरा जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू है जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो, जो साबका हुकूमत है उनकी तवज्जो कम रही है, वो है बेतहाशा आबादी का बढ़ाव। अच्छा। जिस तेजी से पाकिस्तान की आबादी ग्रो कर रही है, उस तेजी से पाकिस्तान की मैं कहूँगा कि बदकिस्मती से हम उस लिहाज से तरक्की नहीं कर पाए, और अच्छा। वो भी एक फैक्टर है इसके अंदर। और इन सब चीज़ों को हुकूमती टीम माशाल्लाह एड्रेस कर रही है बैठ के। और इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो तबका हमारा पिसा हुआ है, गरीब तबका जो पिसा हुआ है, उसके लिए अभी जो राशन की स्कीम हम लोगों ने शुरू की है माशाल्लाह, मतलब क्या आप राशन प्रोग्राम जो शुरू किया है, चीमा और साहब, उसकी रजिस्ट्रेशन का भी अमल शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि आने वाले दिनों में लोग उससे फैज़याब होंगे। चीमा साहब बड़ी और माजरत के साथ सर सर अगर एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आवाम को रिलीफ देना है और ये खैरात, ज़कात और फितराने के ऊपर कौम को चलाना है, तो मैं इसकी दाद देता हूँ आप लोगों को भी, आपकी टीम को भी, कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मुझे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बताएं ना कि कौन सा जो आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो पॉजिटिवनेस की तरफ जा रहा है, ताकि मैं भी तो ज़रा पुरुमीद हूँ ना कि हाँ जी फ़लानी चीज़ जो है ना वो पॉजिटिव है। आप मुझे मिसाल दें ज़रा। देखें, इस वक्त जो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है और जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड सतह पे हमने तरक्की की है एक्सपोर्ट्स के अंदर। आप डेटा उठा के देख लें। मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है सर, एक्सपोर्ट जो है ना वो 421 बिलियन आपकी टोटल एक्सपोर्ट है पिछले महीने की। मेरी बात को बीच में से काटे नहीं, जी कंटिन्यू करें सर। हाँ, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, हमारी इंपोर्ट का जो सबसे बड़ा हमारा जो इंपोर्ट का बिल होता है वो हमारा ऑयल सेक्टर में। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अगर आज से 6 महीने पहले अगर एक $100 का तेल इंपोर्ट कर रहा था, तो आज उसकी कीमत ऑटोमेटिक वो $200 पे पहुंच चुकी है। यानी कि अगर आप $1.5 अरब का आप तेल इंपोर्ट कर रहे थे पहले, तो अब आपको $3 अरब सिर्फ ऑयल की इंपोर्ट के लिए चाहिए। और इस वक्त जो दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट है वो हमारा एडिबल ऑयल की इंपोर्ट है। एडिबल ऑयल के अंदर भी इस वक्त यही सूरत हाल है कि जो उसका बिल होता है, बेसिकली बिल तो गवर्नमेंट ने पे करना है, डॉलर तो जितनी भी इंपोर्ट है उसके लिए गवर्नमेंट ने मुहैया करनी है। अच्छा। और वो बिल भी इस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा हुआ है कि बहुत ज्यादा उसकी जो रकम है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे रुपये के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो सर ये बढ़ाई किसने है, इसका जिम्मेदार कौन है?
देखें ये तो देखो ये इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं, ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के साथ तो महंगा हुआ है, उसमें नहीं सर, इंटरनेशल मार्केट में नॉर्मल प्राइस है एडिबल ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ है। हम उसको जिस हद तक टैक्सेस और ड्यूटीज कम कर सकते थे और कम करके हम उसको आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वक्त पेट्रोल सेक्टर के अंदर आप देख लें कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो कम गवर्नमेंट जो लेवी है वो इस वक्त है। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, मैं एक बात बताऊं, असल में बड़ी माजरत के साथ ना मैं बहुत ज़्यादा उस मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मेरा जो बयानिया है ना वो ये है कि आप लोगों को ये जो हुकूमत के जो इम्पोर्टेड किस्म के जो वो है ना माशी टीम, वो मिसगाइड कर रही है। मैं असल में थोड़ा सा ना फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस के ऊपर आपको बताऊंगा तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इस वक्त आप ये जो पेट्रोलियम की प्राइस की बात कर रहे हैं ना, पेट्रोल इस वक्त ऑयल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में आज की तारीख में 82 से 83 डॉलर पर बैरल है। आपको पता है 2014, 15, 16 में ये प्राइस 135 डॉलर तक भी गई है, लेकिन उस वक्त भी 112 रुपये से ऊपर पाकिस्तान में नहीं गया पेट्रोल। लेकिन भाई उस वक्त डॉलर भी तो 60 रुपए का था, उस वक्त डॉलर भी तो 60 रुपए का था। तो सर डॉलर फिर आपने क्यों डॉलर 180 का पहुंचाया? आप इस चीज को भी तो कंपेयर करें ना। आप सर मैं नहीं कर रहा ना, ये तो आप कंपेयर ना करें। अगर खुदा ना खास्ता मैं कहता हूं कि आज अगर वो साबका रिकॉर्ड बराबर होता है कि 130-135 डॉलर पे जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो सर पिछले 3 साल से डॉलर आप काबू कर लेते ना। ये रजा बाकर साहब किस लिए बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं काबू कर रहे हैं? देखें एक तो ये जो आप बात करते हैं ना इम्पोर्टेड टीम, भाई रजा बाकर 100% पाकिस्तानी है और ये उसकी एबिलिटी है कि वो जाके इंटरनेशनल लेवल पे वो इस हद तक उसने तरक्की की। उसके अलावा शौकत तरीन साहब हैं 100% पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर ही वो बिजनेस कर रहे हैं। सर तो ये पीटीआई से कहां से ताल्लुक है? कहते हैं ना कि इंपोर्टेड टीम और इंपोर्टेड लोग और ये और वो। चीमा साहब आप जमहूरी आदमी हैं, आपने क्या ब्यूरोक्रेट्स को देनी है क्या? अपने मुल्क की खिदमत करने आता है तो वो इंपोर्टेड नहीं हो जाता भाई। चले ठीक है। अच्छा ये बताएं फिर, अगर ये सारी ब्यूरोक्रेसी को ये सारी चीज़ें करनी है तो फिर ये सियासी वर्कर, आप जैसे जो सियासी वर्कर हैं या दूसरे जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं, फिर उनका क्या काम है? वो सिर्फ बैठ के इनकी सफाइयाँ देते रहेंगे? जी नहीं, इसमें सफाई देने वाली कोई बात नहीं है। जो सियासी वर्कर हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो उनको इस चीज़ का इदराक है और वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। चलें ठीक है सर। अब आप लोग अगर खुद जो है वो इस चीज़ को नहीं समझना चाह रहे तो मैं तो नहीं समझा सकता हूँ ना। ये अनएम्प्लॉयमेंट मैंने अपने इंट्रो में भी ये सारी चीज़ें बताई हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हिसाब है, कौन कौन मुझे कोई एक जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए था ना, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तक कंट्री में नहीं हो रही। आप कह रहे हैं बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप नहीं हुई, आप चेक करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तो इंपोर्ट लेड कंट्री बन चुके हैं। तो फिर इकोनॉमी का तो यही हाल हो रहा है। हमारा खुद दिल जो है वो इस बात के ऊपर खून के आंसू रोता है। मतलब हम कोई किसी दूसरी पार्टी का है, हम ये नहीं कह रहे कि पिछली वाली पार्टी ने या पिछली हुकूमतों ने बहुत अच्छा किया था, उन्होंने भी गलत किया था, उनका भी मतलब मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूँ। लेकिन इस वक्त जो चीज़ जो टॉक ऑफ द टाउन है, जो सामने नज़र आ रहा है, वो चीज़ तो होनी चाहिए ना। अब आपको पता है पिछले साल जो है जो पेंडेमिक में इंडिया में कसाद बाजारी थी, इंडिया पूरा बंद था, बांग्लादेश पूरा बंद था। ये चीज़ आपकी नॉलेज में है? देखें मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जो चीज समझने की है ना जी वो समझना चाहिए। जी हमारे यहाँ मैं इसको बदकिस्मती कहूंगा कि हमारे यहाँ जो खपत है वो जिस तरीके से खपत ग्रो कर रही है आबादी की बढ़ोतरी की वजह से, तो एक्सपोर्ट बढ़ाए ना। जिस तरीके से हमारी खपत ग्रो कर रही है उस तरीके से हमारी जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी पैदावार ग्रो मैं समझता हूँ कि नहीं कर रही। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब ये मैंने तो नहीं बढ़ाई ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले में और उससे पिछले साल के मुकाबले में हर साल हमारी जो गंदम की पैदावार है उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं। इस वक्त जो कॉटन है, कॉटन के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट हम तकरीबन 70% जो कॉटन है पाकिस्तान के अंदर ज्यादा पैदावार हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 70%
कॉटन ज्यादा पैदा करने के बावजूद हमें इंपोर्ट करनी सर पड़ेगी। ये पिछले साल से ज़्यादा हुई है, पिछले साल से ज़्यादा हुई है, एवर हाईएस्ट नहीं है फिर भी, मतलब ये जी नॉर्मल जी बिल्कुल, मैं कब कह रहा हूँ कि आपको एवर हाईएस्ट, एवर हाईएस्ट भी नहीं, मतलब मैं रूटीन आपको वाली ये भी नहीं क्लेम है कर ही नहीं रहा कि एवर हाईएस्ट है। चीमा मैं तो साहब, आपको एक रूटीन फैक्ट वाली भी बता नहीं रहा हूँ है, जो कि पिछले हक़ाइक़ साल पे के मबनी मुकाबले में ज़्यादा है, सिर्फ पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है, रूटीन वाली हाईएस्ट भी नहीं है। अच्छा इंडिया का और जो चाइना का है ना, आपको पता है इंडिया बंद था, चाइना भी बंद था पिछले साल, इसके बावजूद इंडिया की और चाइना की करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुई है। आपको पता है पाकिस्तान में फिर भी पेंडेमिक का इतना असर नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में डॉलर क्यों बढ़ा? इंडिया का रुपया आपको पता है डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस इकोनॉमी है। हमारी जो इकोनॉमी है वो उसके अंदर हमारा इंपोर्ट का बिल हमेशा से ज्यादा रहा है, जिसको जब से पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ आई है हमने आके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस करने की कोशिश की है, और हम बैलेंस कर भी गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें सक्सेसफुल भी हो गए थे। लेकिन ऊपर से ये पेंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से पेंडेमिक में आपने बराबर किया था। अब इस वक्त जो है ना आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पिछले महीने का 3.4 बिलियन है, इंपोर्ट आपकी जो है वो 1090 बिलियन की है पिछले महीने की, और एक्सपोर्ट आपकी 421 बिलियन है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे चीमा साहब? देखिए मेरी बात सुनो। देखिए मैं आपको क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि भाई जो इंपोर्ट के अंदर और जो एक्सपोर्ट के अंदर एकदम से बढ़ोतरी आई है, सबसे बड़ा उसके अंदर आपका ऑयल सेक्टर है। ऑयल का बिल आपका एकदम से बढ़ गया इंपोर्ट का, उसके बाद आपका एडिबल ऑयल का एकदम से बढ़ गया, उसके बाद आप दूसरी जो कमोडिटीज आप इंपोर्ट करना पड़ रहे हैं, जिसमें शुगर है, जिसमें आपका वीट है, और वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ी है, पल्सेस आपको इंपोर्ट करनी पड़ी है। तो देखिए इंपोर्ट का जो बिल है वो इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई हुई है, चीजें महंगी हुई हैं, तो आपका बिल बढ़ा है। तो जाहिर बात है इतना बहरहाल मैं समझता हूँ कि इतनी पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, या उस हिसाब से तरक्की नहीं की कि हम उसको मीट कर सकते। ये एक दफा तो हम उसको लेवल पे तकरीबन ले आए थे, लेकिन जी ये पेंडेमिक के बाद जब ये अनसर्टिनिटी आई है, एकदम से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चीजें हायर साइड पे गई हैं, ये बुनियादी वजह है हमारा जो दोबारा से ये चले। ये चीमा साहब का जो है वो विजन वो आपके सामने आ गया कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई आई है, इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई आई है। इससे पहले खान साहब कहते थे कि डॉलर की वजह से महंगाई आती है, अब इंटरनेशनल मार्केट की वजह से महंगाई आ रही है। बहरहाल आवाम ने आपकी बात सुन ली है, हमने भी जो कुछ था एज इट इज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नाज़रीन ये थे चीमा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, और गुफ्तगू का ख़ुलासा जो है वो बहरहाल यही बनता है कि चाहे आपने MKM पाकिस्तान के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की, वो भी आपने सुनी, आपने चीमा साहब की भी गुफ्तगू सुनी, माशी इशारे बहरहाल उस हद तक जो है वो नहीं है जो जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इनको शो कर रही है, या जो माशी इशारे मैंने आपको अपने इंट्रो में बताए थे वो सारे इस किस्म के हैं कि बहुत ही उनको आप अलार्मिंग कह सकते हैं। चीज़ें बहुत ख़राबी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, और अगर फौरी तौर के ऊपर रेमेडियल एक्शंस ना लिए गए और ये जो एक खुशामदी जो विजन है इकॉनमी के हवाले से उससे हट के रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ना जाया गया तो खुदा न खासा पाकिस्तान में महंगाई का बेतहाशा तूफ़ान आ सकता है। और ये जो प्रेडिक्शन है कि जी 2-3 महीने में ये महंगाई ख़त्म होगी, ये फ़िलहाल हमें सऊदीया ने और चाइना ने जो बेल आउट किया 2-3 महीने के लिए किया है। अल्लाह ना करे कि अगर ये पॉलिसी इसी तरीके से चलती रही तो इंपोर्ट लेड इकॉनमी हमारी इम्प्रूव होती रही, एग्रीकल्चर ग्रोथ ना हुई, या हमने कोई रेमिटेंसेज या एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इकदाम ना किए, तो मेरा ख़्याल नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम जो है वो तरक्की की तरफ जा सकेंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।